अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल गुजरांवाला में होने वाले जलसे से PDM की तहरीक का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। हुकूमत ने PDM को जलसे से एक रोज़ पहले गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जलसा करने की आज बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है। ज़िला इंतज़ामिया और PDM के दरमियान 28 निकात पर मुश्तमिल एक तहरीरी मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे के मुताबिक 16 अक्टूबर को यानी कल जिन्ना स्टेडियम में शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक जलसे की इजाज़त होगी। जलसे के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। कारकुनान के दरमियान 3 से 6 फुट का फासला रखना ज़रूरी होगा। PDM का कोई रहनुमा स्टेडियम के अलावा किसी और जगह पर तकरीर नहीं करेगा। मुल्की सलामती के इदारों और खिलाफ आइन कोई तकरीर नहीं की जाएगी, जबकि किसी भी कलअदम तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले या मुजरिम करार पाए जाने वाले फ़र्द को रैली में हिस्सा लेने या फिर आवाम से खिताब करने की इजाज़त नहीं होगी। इस मुआहिदे के बावजूद मरियम नवाज़ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ गुजरांवाला के जलसे से खिताब ज़रूर करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जबकि कल PDM के पहले जलसे में मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन इत्तेहाद के बड़े रहनुमा शरीक होने जा रहे हैं। एक तरफ PDM के जलसे की तैयारियों का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ चेयरमैन नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब के मुताबिक आसिफ अली जरदारी जाली अकाउंट्स केस में तफ्तीश के लिए मतलूब है, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कल PDM का पहला जलसा है, हमें ऐसे हथकंडों से नहीं रोका जा सकता। जबकि वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की तलबी के मामले पर लंदन के 2 अखबारात में भी इश्तिहार देने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त भी जमा करवाई गई है, जिसमें वफाक ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि नवाज शरीफ बरतानिया में है, लिहाजा इनकी तलबी के लिए डेली टेलीग्राफ और डेली गार्जियन में भी इश्तिहार शाया कराने की इजाज़त दी जाए। एक तरफ अपोजिशन जमातों के रहनुमा सियासी कारकुनान की गिरफ्तारियों, छापों और फिर ट्रांसपोर्टर्स पर हुकूमती दबाव के बावजूद तारीखी जलसे की पेशगोई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा भी अपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं कि वो गुजरांवाला के स्टेडियम को भर कर दिखाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इस चैलेंज को ऐसे कबूल किया। अगर आवाम ये चाहते हैं उन्हें आटा जो है वो दोबारा से जो है वो 30 रुपए किलो मिले, उन्हें चीनी जो है वो दोबारा से जो है वो 50 रुपए किलो मिले, उन्हें अद्वियात जो है वो दोबारा से तीसरे हिस्से की कीमत में जो है वो मिले, पुरअमन एहतजाज में वो अपने आप को यहाँ पे खड़ा करके जलसे में शामिल होके अपनी राय का इजहार करें। शिबली फराज साहब ने चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ और इस चैलेंज का फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वो आप ही बता दीजिएगा पूरी दुनिया को और शिबली फराज साहब को भी कि स्टेडियम भरा है या नहीं भरा। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम के लिए गुजरांवाला में कल मैदान सजाने जा रही है, तो दूसरी तरफ कल कौमी असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। इस इजलास के बारे में शाहिद खाकान अब्बासी क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। कौन सा ऐसा अहम कौमी मसला था कि कल ये दोनों इजलास बुलाए गए, ये जानते हुए कि कंबाइंड अपोजिशन का जलसा गुजरांवाला में है। ये कौमी असम्बली के स्पीकर की कैफियत है, जो कि हमेशा दोनों हाउस का कस्टोडियन होता है, दोनों तरफ का बैलेंस बरकरार रखता है। आज वो भी इस जलसे में फरीक बन चुका है। ज़मीनी हक़ाइक़ नाज़रीन ये बताते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन जो है ये अपनी सियासत करने में मसरूफ़ है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों से लेडी हेल्थ वर्कर्स 2 रोज़ से पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिए बैठी हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से सर्विस स्ट्रक्चर को बदलने, पेंशन, फिर लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदाद पोलियो मुहिम के में तहफ़्फ़ुज़ देने के जो मुतालबात हैं वो हुकूमत से किए जा रहे हैं। इन मुतालबात को पूरा करने में रुकावटें क्या हैं? जब कहा जाता है कि आप ये सूबाई मसला है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से बात करें जाके, आप तो उनसे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या शिकायत हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कल यहाँ पर वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब भी आए, हम पूछेंगे कि उनसे क्या मामला लेडी हेल्थ वर्कर्स के तय हुए। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मरकज़ी सदर नेशनल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन रुखसाना अनवर साहिबा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा आपका। रुखसाना साहिबा, 2 दिन से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कल परवेज़ खटक साहब भी आए,
दीगर तंजीमों ने भी यकीन दहानी पर जो है ना वो धरना ख़त्म कर दिया। इसके अलावा क्लर्क एसोसिएशन भी थी, दीगर सरकारी मुलाजमीन भी थे, बहुत से लोग धरना ख़त्म करके चले गए क्योंकि हुकूमत की तरफ से यकीन दहानियाँ करवाई गई। आपके ऐसे कौन से मुतालिबात हैं जो आपके पास हुकूमती वुज़रा आ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। हमारे कल जो मुज़ाकरात हुए हैं, पहले तो मैं ये बताऊं कि इंडिपेंडेंट हमारा एहतजाज था, हमारा लेडी हेल्थ वर्कर्स का, पूरे पाकिस्तान से आई हुई। हमारा किसी अलायंस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ना हमारा कोई सियासी एजेंडा था, ना है, और ना हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहा है कि हमारे मसाइल के हवाले से वो अपनी सियासत चमकाएं। अगर किसी ने हमारा मसला हल करवाना है तो वो ईवान में बात करे। जो हमारे मसाइल हैं कोई इतने पेचीदा मसले नहीं है, सर्विस स्ट्रक्चर है, अपग्रेडेशन, प्रमोशन, पोलियो में सिक्योरिटी, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने विक्टिमाइजेशन की हुई हैं उन लोगों की बहाली, ये हमारे मामलात हैं। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद से क्या मसाइल हैं आप लोगों के? क्या विक्टिमाइजेशन की है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने? उनसे क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, उनके कोई पीएमए के साथी हैं डॉक्टर मुख्तार शाह, डॉक्टर अख्तर रशीद रिटायर हो चुके हैं। जैसे ही इक़्तिदार की मसनद पर बराजमान हुई मौसूफ़ा, उन्होंने इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया 3 साल के, रिटायर होने के बावजूद 7-7 लाख रुपए तनख्वाह पर। कैसे जंगल का कानून है, और उन्होंने नेशनल प्रोग्राम को बेच खाया। और जब हमने उनकी करप्शन की दास्तानें नैब को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनका बदला हमसे लिया और हमारे साथियों को टर्मिनेट कर दिया। उस वक्त से पर्सनल हुई है। यह है खान साहब का विजन, करप्शन के खिलाफ अगर आवाज़ हम उठाएंगे तो हमें ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जंगल का कानून बनाया हुआ है मोहतरमा ने। लेकिन विफाक तो कहता है ये सूबाई मसला है। आप लोग जाके, अगर आप लोगों ने वाकई धरना देना है या अपने मुतालिबात के लिए आवाज़ उठानी है तो सूबों में जाके वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दें, वहाँ पर जाकर बात करें। विफाक, आपको भी पता है 18वीं तरमीम के तहत सेहत के मामलात, तालीम के मामलात, ये तो सूबों के सुपुर्द है। विफाक में क्यों धरना दिए बैठे हैं आप लोग? बिल्कुल, सूबों को दिलचस्पी कोई नहीं है। बुज़दार साहब, हमें नहीं पता कि वो वज़ीर आला हैं या डॉक्टर यास्मीन राशिद वज़ीर आला हैं, हमें तो समझ नहीं आती। अगर बुज़दार साहब की नाक के नीचे करप्शन भी हो रही है और ख़वातीन मुलाजमीन के हकूक़ भी सलब किए जा रहे हैं, और अगर हम उनके सामने अपील करते हैं, 2019 में हमने एहतजाजी धरना दिया पुरअमन, और उसके जवाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमें हमारे 7 लोगों को टर्मिनेट भी कर दिया और ये भी फरमा दिया कि मेरे जीते जी ना मैं इनको डिपार्टमेंट में आने दूंगी, ना मैं इनके कोई मसले हल करूंगी। क्या वजह है इसकी? क्यों आपकी वो प्रमोशन नहीं हो सकती है? इतने सालों से आप लोग 5वें स्केल में ही काम कर रहे हैं, ना तनख्वाहों में इजाफा, पेंशन में इजाफा, मसला क्या है? हमारा यही मसला है, हमने कोई उनसे कुर्सी नहीं लेनी, उनका इक़्तिदार उनको ही मुबारक। हम गुनाहगार ज़रूर हैं उनको वोट देने के, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद तो वैसे भी सिलेक्टेड हैं, वो कौन सा वोटों से आई हैं। तो बहरहाल ये एक उनका अपना सियासी मामला है। हमारे जो मामलात हैं कि हमारे लोगों को सर्विस स्ट्रक्चर दिया जाए, डबल ड्यूटीज़ ली जा रही हैं। ड्राइवर भाई हैं 20,000 लेते हैं, लेडी हेल्थ वर्कर 18,000 लेते हैं, सुपरवाइज़र MA डबल MA वो 25,000 तनख्वाह ले रही हैं। पिछली सर्विस सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद काउंट नहीं की जा रही। पोलियो में टारगेट किलिंग का सामना है हमें, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, कोई उनको मुझे बताएं कि सिर्फ पंजाब से लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं यहाँ पर और सूबों से भी यहाँ पर धरना दिए बैठी हुई हैं खवातीन? पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में हमारे साथ यही सलूक है, सुतेली माओ वाला। लेकिन विक्टिमाइजेशन सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद के क्रेडिट पर है। अच्छा। बाकी खैर तमाम सूबों में नेशनल प्रोग्राम को ऑन नहीं किया जा रहा। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से भी आप लोगों की कोई बात हुई है? वो भी आए थे? जी, वो आए थे आज 11 बजे सुबह धरने में आए। हमने उन्हें अपने सारे मामलात बताए और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला पंजाब से बात करूंगा, लेकिन ताहाल हमें कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। ये उनकी इतनी ज़्यादा नज़रअंदाज करने वाली पॉलिसी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रही, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। हमने बताएं, आप लोग 2 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को छोड़ के, तो जाहिर है मसला तो होगा, खाना पीना भी है, फिर सड़क पर आप लोग बाहर बैठे हुए हैं धरना दे के, तो कब तक बैठे रहेंगे आप लोग ऐसे? ये जुल्म की इंतहा नहीं है। रियासत मदीना का ये तस्वर था
कि हमें ख़वातीन को ये सड़कों पर बिठाकर तमाशा देख रहे हैं। सारा दिन शदीद गर्मी होती है, सारी रात शदीद सर्दी होती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे मुतालबात जेन्युइन नहीं है क्या 26 साल गुजरने के बावजूद भी हम 5वें 10वें स्केल में रहेंगे? क्या प्रमोशन हमारा हक नहीं है? क्या हमारे अलाउंसेस लगना हमारा हक नहीं है? कोरोना में हमने दिन रात काम किया है, अपनी जानों को हथेली पर रखकर। कोई रिस्क अलाउंस हमें नहीं दिया गया, किसी किस्म के अलाउंसेस देने से सूबाई गवर्नमेंट भी, विफाकी गवर्नमेंट भी। कौन सी शख्सियत आप लोगों के पास आए जिसकी यकीन दहानी से आप लोग अपना धरना जो है ना वो खत्म कर सकते हैं? वो कहीं आए बैठे हैं बात करते हैं तो आप धरना तो अपना खत्म करें। किस शख्सियत पर एतबार है आप लोगों को? यही जो थे हमारे, हमें तो इमरान खान पर एतबार है क्योंकि उनके जो वजीर मुशीर हैं वो उन पर हमें बिल्कुल एतबार नहीं है। इमरान खान साहब को क्या मसला है कि जब वो कंटेनर पर आकर अपने लोगों से खिताब कर लेते थे, आज निहत्ती माओ बहनों के सर पर हाथ रखने के लिए वक्त नहीं है उनके पास। और हमारी डिमांड्स क्या हैं? हम अगर पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। खान साहब ने अपनी तनख्वाह 2 लाख से 9 लाख कर ली है, हमारी तनख्वाहों के लिए उनके पास वक्त नहीं है बढ़ाने के लिए। वो जिन लोगों को भेज रहे हैं अगर वो इतने बाइख्तियार हैं तो नोटिफिकेशन लेकर आए। ज़बानी कलामी हमें इनके वादों पर एतबार नहीं है। 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल और इनके वादों पर गुजर जाएंगे, हमें इनकी ज़बान पर एतबार बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अन्ना अनवर साहब हमारे साथ थी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमें वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ज्वाइन करेंगे। वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, एक तो चैलेंज तो बना हुआ है आप लोगों के लिए, ऑपोजिशन का ज़ाहिर एहतजाज है, कल से बाकायदा एक तहरीक शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले उस एहतजाज की बात कर लेते हैं, उन ख़वातीन की बात कर लेते हैं, उन लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात कर लेते हैं जो पिछले 2 दिन से डी चौक पर धरना दिए बैठी हुई हैं। अभी मेरी उन्हीं से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी शख्सियत हमारे पास आए जो नोटिफिकेशन लेके आए, हमारे मुतालिबात पर बात करे। ऑल्दो ये सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन ना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सुनती हैं, ना वज़ीर आला पंजाब के पास कोई पावर है कि वो अपनी मर्जी से हमारे हक में कोई फैसला कर सकें। तो क्यों ये बेचारी ख़वातीन जो हैं वो बच्चों के साथ 2 दिन से बैठी हुई? अब तो आपको पता है मौसम भी बदल रहा है, तो बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। देखें, मेरा तो ज़ाती तौर पे जितनी भी हेल्थ वर्कर्स हैं, मेरी उनसे दिली मेरी हमदर्दी हमेशा रही है, और मैं हमेशा अगर मेरे बस में कुछ हो तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करूं, बिकॉज जो खिदमत जो काम वो सर अंजाम देती हैं वो एक बहुत ही मुकद्दस किस्म का काम है। रही उनके मसाइल होते हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ, मुझे उसकी तफसील नहीं पता, बिकॉज जो सूबाई चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है कि वो सूबाई सतह पे हल होंगी, और हमारी जितने भी पार्लियामेंट के साथी हैं वो कुछ गए भी हैं, और इंशाल्लाह उनके जो मसाइल हैं वो हम हल कर देंगे। अगर सूबाई सतह पर हल होनी होती तो विफाक का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़ता शिबली फराज साहब उनको। अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बात सुन रही होती, वो कह रही हैं इतने अरसे से 5वें स्केल पे ही हम लोग काम कर रहे हैं, ना तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना पेंशन बढ़ी है, पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं, वो जान हथेली पे हम लोग रखे जाते हैं। जेन्युइन रीजन जरूर बढ़नी चाहिए। देखिए, मैंने आपको अपनी पोजीशन बता दी है, और ये आज की नहीं है। मैं हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, और बड़ी उनके साथ मेरी हमदर्दी भी है, और हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। मुझसे जो भी हो सका मैं ज़रूर करूँगा। मैं उनकी आवाज़ बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँचा दूँगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि उनके मसाइल हल होंगे। ये जिन मुश्किलात में स्पेशली कोविड वगैरह में जो उनकी खिदमत रही है, मतलब है कि उनके साथ तो मैं बहस ही नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल सही, ये ज़बरदस्त बात है। अगर आपके ये ख्यालात हैं और आप भी चाहते हैं कि मसाइल हल हों, बिल्कुल होने चाहिए। अब आते हैं ज़रा से बात कर रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल सही, नहीं ज़बरदस्त बात है जनाब। अच्छा, अब आ जाते हैं जी पीडीएम के एहतजाज की तरफ। कल से बाकायदा तहरीक शुरू होने जा रही है, हुकूमत ने इजाज़त भी दे दी है जिन्ना स्टेडियम में जलसे की। आप चैलेंज कर रहे हैं भाई कि आप इसको भर के दिखाएं, आप लोग ला कर दिखाएं। तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखें शिबली फराज साहब, महंगाई है, ये हकीकत है,
बेरोजगारी है, ये भी हकीकत है, रोटी आज महंगी हो गई है, ये भी हकीकत है। अब एक गरीब आदमी जो महीने का 10-12 हज़ार रुपया कमाता है और 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, उनका गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। आपको लगता है अगर इन पॉइंट्स को देखा जाए, इन मुश्किलात को देखा जाए, तो अवाम निकल सकती है ऑपोजिशन के साथ? देखें, वो तो जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई है और वो हम सबको इफ़ेक्ट कर रही है। लेकिन जिन हालात में से पूरी दुनिया गुजर रही है, आलमी सतह पे हमारे हमसाये में जिस तरह की जो वबा ने जो नुकसानात पहुंचाए, जो भी एक पूरी सप्लाई डिमांड को डिसरप्ट किया, तो ऐसी सूरत हाल में मैं ये मानता हूं कि ये सिचुएशन टफ तो है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये बड़ी आर्जी प्रॉब्लम है। लेकिन जो अपोजिशन लीडर्स हैं, जिस मकसद के लिए वो अपना जलसा कर रहे हैं, तहरीक उन्होंने क्या चलानी, तहरीक तो उन्होंने नवाज शरीफ को और नोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो की वो उन्होंने तहरीक चलाई है। वो उनकी तहरीक यही है कि अपने असासों को हम किस तरह से बचा सकें। उनकी अवाम से कोई हमदर्दी है नहीं, बिकॉज उनकी 30 साल हुकूमत में ये तो नहीं है कि अवाम मिलियनेयर हो गए थे और जो है ये जो है तो वो फकीर रह गए थे। ये तो उल्टा था, इन्होंने तो अवाम को वो किया, गुर्बत की उसमें समंदर में डुबोया और खुद तो अपनी बाहर जायदादें बना ली। आज भी मजे से बैठे हुए हैं, वहीं से अपने उनकी औलाद भी उनके साथ है। वो इधर आपके पाकिस्तान में आके वो कर रहे हैं लोगों को कि वो जलसे में शरीक करें। पहले आप हों, पहले आप सबसे पहले कानून के सामने अपने आप को पेश करें। जो जराइम आपने मुर्तकिब किए हैं, जो करप्शन आपने की है, जो जुल्म आपने पाकिस्तान के अवाम के साथ किया है, जो अवाम का खून चूसा है, उसका आप हिसाब दें, अदालतों को हिसाब दें, कानून के नीचे लाएं अपने आप को। आप कानून से मुबर्रा नहीं है तो ये किस इखलाकी जवाज के तहत इनमें ये भी एक इनकी मैं ये समझूंगा कि खैर इनमें वो इखलाकियात वगैरह का तो मेरा ख्याल है कि बहुत फुकदान है, लेकिन ये किस मुंह से जो है तो अवाम को कहते हैं ना, अगर किसी आपके हाथ में किसी की कोई कमजोरी आ जाए तो आप उसके साथ बड़ा जबरदस्त प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो उसके ऑपोजिशन के पास इस टाइम वीक पॉइंट है, वो ये महंगाई है, मईशत है, तो इसको लेकर वो खूब प्ले करना चाहते हैं और वो करेंगे। नहीं, सिर्फ महंगाई है, देखें, और कोई महंगाई है और जो इनका असल मसला है वो है कि कानून की गिरफ्त में ये फंसने वाले हैं और ये हम पे प्रेशर डालना चाहते हैं कि हम इनको एनआरओ दे दें। वो होने वाला नहीं है। और जाहिर है कि जब पाकिस्तान के अवाम को आप इतना न समझें कि वो एक अर्जी चीज पे एक परमानेंट मुस्तकबिल को वो तरजीह देंगे। अच्छा, ज़ाहिर है लीडरशिप कल तकरीर करेगी, मरीम नवाज़ ने कहा है कि नवाज शरीफ भी ज़रूर तकरीर करेंगे। तो एपीसी में जो ज़बान इस्तेमाल की गई या जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया था नवाज शरीफ साहब का, मुस्लिम लीग नून का, अगर जलसे जुलूसों में भी वैसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है तो क्या अगला कोई जलसा करने की आप लोग इजाज़त देंगे? देखें, पहली बात तो ये कि कानून में, आइन में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जो भी वो बात करना चाहते हैं वो आके पाकिस्तान में करें। हाँ। उनकी लीडरशिप उसको इंडोर्स करे। ये नहीं है कि बाहर बैठ के जिसमें कि आप ये तो बिल्कुल एक ऐसे बुज़दिल एक तर्ज अमल है कि जिसमें आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे बता के गए हैं कि आप तो आपकी सेहत बहुत ख़राब है, आप इलाज के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाके आपने जो है तो ठेंगा दिखा दिया मुल्क को, अवाम को, कानून को। तो ये तो आप अवाम को मत समझें, अवाम बहुत शऊर रखती है, अवाम इनके झांसे में नहीं आएगी। अच्छा, एक तरफ हुकूमत कहती है हमने फ्री हैंड दिया है, आप जलसे जुलूस करें, दूसरी तरफ अपोजिशन का ये तराज़ है कि कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट ना दी जाए, कॉर्नर मीटिंग्स पर छापे जो है ना वो मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपोजिशन का ये ख्याल है कि हुकूमत दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, तहरीक को कमज़ोर करने के लिए कोशिश कर रही है कि हुकूमत अपोजिशन का जो जलसा है वो कामयाब ना हो सके। ये सर, ये दुरुस्त है क्या? आप ज़रा नहीं, आप ज़रा वो क्लिप्स होंगी, सारे मीडिया हाउसेस के पास हैं, जब पेशावर से हमारे MNAs MPAs परवेज़ खटक साहब, हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, वो अगर पिंडी आ रहे थे तो जो कंटेनर्स लगा के और जिस तरह आंसू गैस इस्तेमाल की गई थी, तो ये आज किस मुंह से ये बात कर रहे हैं?
हमने तो इजाज़त दी है, हमने तो मौलाना को भी कहा कि आप आएँ और अपना वो करें। वो तो अलग बात है कि वो एक कुछ हफ्तों के बाद ही भाग गए यहाँ से। तो ये देखें, इनमें वो ये सियासत इसलिए नहीं करते कि ये किसी नजरिए पे सियासत करते हैं। इनकी सियासत मफादात की सियासत है। इनकी सियासत जो है तो पावर पॉलिटिक्स है, जिसमें कि अपने ये जाती और जो अपने ग्रोही जो इनके नीचे जो पलते हैं, ये उनके लिए सियासत करते हैं। ये उनके लिए, मुल्क के लिए नहीं करते, ना अवाम के लिए करते हैं कि आज ये मगरमच्छ के टसवे बहा रहे हैं कि अवाम इनके झांसे में आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है। जलसे का जहां तक ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े जलसे किसी ने नहीं किए हैं। हमें पता है कि जलसे करना और फिर उसको बाद में किस तरह से आप आगे चलें, ये अपने आप को बंद गली में बड़ा जलसा तो हो ही सकता है। तहरीक इंसाफ एक थी, अब पीडीएम है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फिर मौलाना फजलुर रहमान है, उनके पास एक बड़ी स्ट्रीट पावर है। मैं कहता हूं हमारे जितना जलसा इनको चैलेंज करते हैं अगेन मैं कहता हूं इनको चैलेंज करते हैं, लाहौर में ये जलसा करें और मीनारे पाकिस्तान पे ये जलसा करें और वो हमारे जलसे को देखें। हम तो एक पार्टी थे, ये तो 10 पार्टीज हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्यों घबरा रहे हैं ये स्टेडियम में जलसा करने के लिए? इनकी तो कोशिश ही थी कि इनकी इज्जत रह जाए कि जलसा सड़क पर ही कर दिया जाए, लेकिन हमने तो जो इनको उसमें रखा है कि आप अपने स्टेडियम में जाएं, उधर आप लोगों को इकट्ठा करें, उस स्टेडियम को भरें और फिर जो है तो आप अपना जलसा करें। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने भी इस सारी सिचुएशन को देखने के लिए, इस तहरीक पर नज़र रखने के लिए कल कोई 3 बजे कोई इजलास तलब किया है, सूरत हाल पर गौर करने के लिए कोई टास्क दिए जाएंगे। कल कुछ है ऐसी 3 बजे मीटिंग वज़ीर आज़म की सदारत? नहीं, ऐसी कोई बिल्कुल अभी मेरे इल्म में तो अभी तक नहीं है। हमारी तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं। अच्छा। हाउसिंग की बातें हो रही हैं कि हाउसिंग को हम किस तरह से आवाम तक उनको घर दें, गरीब लोगों को घर दें का वो इस पे ये जो महंगाई की सूरत हाल है इसके लिए जो तरतीबें बना रहे हैं, जो अपनी अपडेटेड उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए जो मीटिंग्स होती हैं, इस किस्म की मीटिंग्स हैं। तो कोई खौफ नहीं है आप लोगों को? कोई मसला तो हमारे माइंड पे है नहीं, सच्ची बात है। हुकूमत कोई खौफ महसूस नहीं कर रही है? नहीं, नॉट एट ऑल। मतलब है कि आप अंदाज़ा करें कि हमें क्यों ऐसी फिक्र हो, क्योंकि हमें पता है कि ना अवाम के साथ हैं और जो महंगाई का जिसके पीछे ये छुपने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जराइम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें न कोई इनकी अखलाकी कुव्वत है और ना इन पे जो है ना अवाम अब एतबार करते हैं। इन्होंने माजी में अवाम को धोखा दिया है। 3 हुकूमतें की इन्होंने, 30 साल से हुकूमत में हैं और ये मुल्क हमें दिया इन्होंने। शिबली फराज साहब, कल सेशन भी रखा हुआ है, कौमी असम्बली का इजलास है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज कहा, भाई ऐसा कौन सा हम कौमी मसला था जिस पर आप लोगों ने कल जो है ना वो इजलास बुला लिया है? पता है ऑपोजिशन के जलसे हो रहे हैं। नहीं, ये तो हमारी हुकूमत की मर्जी है। हुकूमत की मर्जी है कि वो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जब भी समन करें इजलास होगा। ये कोई शाहिद खाकान की मंशा को तो नहीं देखा जाएगा। तो ऑपोजिशन तो कल कोई नहीं होगी, सिर्फ हुकूमत होगी कल? नहीं, ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका प्रॉब्लम है, ये जरूरी नहीं है वो कुछ हो। हमने जी, या आपके इत्तेहादी होंगे या आप लोग होंगे बस? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने तो जलसा वो अपना सेशन बुलाया है, जो भी होगा वो सबके लिए है। जिसकी मर्जी है वो उधर जाए, जलसे के लिए जाए, जिसकी वो है मर्जी है वो। का एजेंडा क्या है? पार्लियामेंट क्या एजेंडा क्या होगा? कोई इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस होने जा रही है? नहीं, वो तो एजेंडा मैंने देखा नहीं है। वो तो आपको रात को मिल जाएगा, जो कि रिलीज होता है, नेशनल असेंबली करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम लेजिस्लेशन भी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुजरांवाला में कल ऑपोजिशन पीडीएम का जो इत्तेहाद है ये मैदान सजाने जा रहा है। क्या होगा, किस हद तक कामयाब होगी, क्या वाकई ऑपोजिशन मोमेंटम बना पाएगी कल पहले जलसे से? मैं इसी पर बात करूंगी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार
इरशाद भट्टी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, सियासी मैदान गर्म है। 2.5 साल में अगर ऑपोजिशन ने एक्टिव होने का फैसला कर ही लिया तो वो भी अब एहतजाज के ज़रिए, जलसों के ज़रिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो APC की तकरीर थी, एक एग्रेसिव मूड तो वाजे हो गया था। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि कल का जो जलसा है वो मोमेंटम सेट कर पाएगा पूरी इस तहरीक का? लोग निकलेंगे बाहर? कोई डाउट नहीं है, मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों का जीना इतना आसान नहीं है, फैमिलीज़ को पालना इतना आसान नहीं रहा आज के दौर में। क्या लग रहा है आपको, लोग निकलेंगे ऑपोजिशन का साथ देने के लिए? पहली बात तो ये है कि वो जो पंजाबी में कहते हैं बाँ बाँ करा देती है, यानी महंगाई ने आम आदमी की बाँ बाँ करा देती। नंबर 1 ना रो सकते ने ना हंस सकते ने। नंबर 2 बेरोज़गारी। नंबर 3 जितने वादे दावे नारे किए थे उनमें 2 सालों का काम नहीं हो सका। और हुकूमत की सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा हरीफ, सबसे बड़ा ख़तरा उसकी गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं। और उसमें एक दिन, मैं फिर कह रहा हूँ, इमरान खान साहब एक दिन अकेले में बैठकर सोचेंगे कि यार मैंने क्या हर शाख पे साईं बुज़दार बिठा रखे थे, गलती कर गया। नंबर 1। नंबर 2, आप अब आ जाएं इन पे जलसों जलूसों पर। उनका हक़ है जलसे जलूस करना विद इन आइन और कानून के। और ये लेकिन इमरान खान साहब से बड़े सड़कों पर आने वाला हमारी सियासत में कोई नहीं। 126 दिन वो डी चौक पे बैठे रहे और इतने बड़े बड़े मुल्तान जलसा, कराची जलसा, लाहौर जलसा, गुजरांवाला जलसा, सियालकोट जलसा, और उसका रिज़ल्ट क्या निकला? घर वो चले गए और कुछ भी ना हुकूमत को हुआ। और हुकूमत को कुछ नहीं होना चाहिए जलसे जलूसों और सड़कों पर और हजूमों को फैसले नहीं करने चाहिए। जो कानून और आइन है उसमें रहकर उनको गिरती नहीं है, हिल जरूर जाती है। जरा मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि इमरान खान जैसा बड़ा क्राउड जलसे करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो पूरी ऑपोजिशन जमाते हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फिर मौलाना फजलुर रहमान जिनके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, ये सब मिलके भी इमरान खान जैसा क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकते, वैसा जलसा नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं आप? बहुत बड़ा जलसा होना चाहिए, बहुत बड़ा। अगर 1,00,000 बंदे से या 50,000 बंदे से कम गुजरांवाला में आया तो मैं समझूंगा कि नाकाम जलसा है। अच्छा। 14 MPA की सीटें, 6 MNAs की सीटें गुजरांवाला की। गुजरात में 3 सीटों के अलावा सारा गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और उसके अलावा लाहौर और सेंट्रल पंजाब, इन्होंने बहुत अच्छी चालाकी से रखा कि पहला गुजरांवाला जो नून का गढ़, दूसरा कराची जो पीपल्स पार्टी का गढ़, तीसरा कोयटा जो महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान साहब का गढ़। जलसे अच्छे होने चाहिए और होंगे। लेकिन बात बुनियादी तौर पे क्या है? बात यह है, हाँ, आज मुझे यहाँ एक और बात भी याद आ गई। इमरान खान साहब ने एक मरतबा कहा था कि मेरी कौम तैयार रहना। जब गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इमरान खान ने कहा था कि मेरी कौम तैयार रहना। जब भी इनका एहतसाब होगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आज पूरे के पूरे इकट्ठे हैं। जब भी इनका एहतसाब होगा इनकी चीखें निकलेंगी। जब भी इनका एहतसाब होगा ये सड़कों पर होंगे। जब भी इनका एहतसाब होगा ये इनकी जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाएगी। देख लीजिएगा इनको ख़तरा क्या है। क्या इनका नज़रिया एक है? कोई नज़रियाती है ही नहीं। किसी को डेमोक्रेसी छू कर नहीं गुजरी है। जितने भी उधर है, कोई इश्तिहारी है, कोई मुजरम है, कोई मुलज़म है, कोई नैबज़दा है, किसी ने लुटमार प्रोग्राम किया है। क्या इनका बयानिया है कोई है या एक है? नहीं है। क्या इनकलाब लाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या मज़ाहमत है इनकी नज़र में? बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं आज भी ये लेफ्ट राइट दाएं बाएं रातों को निकलते हैं कि भाईजान हाथ पकड़ा दो। अच्छा, क्या ये सिविल बालादस्ती के ख्वाब दे इनके ज़हन में है कि सिविलियन बालादस्ती कायम करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वोट को इज्जत दो एक्चुअली ये चाहते हैं? नहीं कुछ करना चाहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मान ली आपकी सारी बात, ऑपोजिशन कुछ नहीं करना चाहती, ना इन्होंने एक जुमला, क्या अवाम की खुशहाली इनकी ज़हन में है? बिल्कुल नहीं। क्या जमहूरियत है? पहले कौन सा मार्शल लॉ है? जमहूरियत तो हमारे मुल्क में कभी थी नहीं, ना है। जमहूरियत के लवाजमात तो पूरे ही नहीं हुए। क्या अच्छा क्या मुश्तरका है? क्या मुश्तरका? इमरान खान मुश्तरका हदफ है।
और क्या मुश्तरका है? सर्वाइवल का मसला है। और क्या मुश्तरका है? केसेस, करप्शन, कहानियां, लूटमार। ठीक हो गया। आपको बता दूं, मैंने कोई 4 रातें लगाकर एक मैंने फिगर्स निकाले हैं। एक साल में, पिछले 1 साल में अपोजिशन 70% नैब और अपने केसों पर बोली, 15% इन्होंने जाती हमले किए, न्याजी, सिलेक्टेड, जाली हुकूमत, जाली मैंडेट, 10% कश्मीर कोरोना सीपैक पर बोली। और आखिरी बात और आखिरी बात 3% ये कराची मोटरवे रेप सीपीओ पर बोली और 2% ये महंगाई पर बोली, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है। ये है अपोजिशन मेरी, जिसको इतना मेरा पिछले 2.5 सालों में इस हुकूमत का हदफ क्या था? महंगाई कर। पिछले 2.5 सालों में इस हुकूमत ने क्या किया? महंगाई को बढ़ाया, बेरोजगारी को बढ़ाया। पिछली हुकूमतों पे इल्जामात लगाए कि सारा खजाना वो खाली करके गए, मान लिया करके गए, मान लिया वो इस मुल्क को लूट के चले गए, मान लिया वो करप्शन करके चले गए। 2.5 सालों में आपने अवाम को क्या दिया? आपको नहीं लगता इन 2.5 सालों में इस हुकूमत का भी एक ही बयानिया था, ऑपोजिशन लूट कर चली गई, करप्शन एहतसाब। इन्होंने क्या किया 2.5 सालों में? वो तो नहीं कुछ कर सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल एग्रीड। वजह क्या है? वजह ये सिर्फ इसकी वजह ये है कि पिछला इनको ये जेन से ये हैंगओवर से ही नहीं निकल सके। इनको पता ही नहीं चला कि अब हम हुकूमत में हैं। इनको पता ही नहीं चला कि पिछला इलेक्शन हमने करप्शन पर जीता था, अगला इलेक्शन जीता तो वो गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर होगा। बात क्या है? सबसे 2 चीजें हो जाती तो मुझे कोई नहीं, बाकी थोड़ी बहुत होती। 2 चीजें, एक पुलिस पटवार रिफॉर्म्स और दूसरा महंगाई। अब महंगाई में आप महंगाई पे आ जाएं, लागर बिलाशुबा आबादी बम है, लागर मईशत है, बेहुनर तालीम है, अनगवर्नेबल मुल्क है, मसाइल ही मसाइल हैं, बदनीति, करप्शन, मिसमैनेजमेंट। लेकिन इन्होंने क्या किया? बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, नाकाम मुआशी टीम, नो फॉलो अप, नो जजा सजा, ना तजर्बाकारी, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, गलत फैसले, गलत पॉलिसियां और कुछ और फैक्टर इसमें बड़े छुपे हुए हैं। तहकीक करेंगे आपको पता चलेगा। क्या सियासी एहतसाब हुआ तो वो सारे इकट्ठे हो गए, क्योंकि ये सारे कारोबारी हैं, वो इकट्ठे हो गए। ब्यूरोक्रेसी अदम तावन है, कारोबारी लोगों का आटा, शुगर, चीनी, ये सारे इकट्ठे हो गए कि हमारा हमसे भी पूछ गुछ हो रही है। बैरूनी सरमायाकारी है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और ग़ज़ाई किल्लत पैदा करना चाहते हैं। बहुत बात की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब क्या इन्होंने खाने पीने, बहुत ज़ालिम आदमी अगर यही कर लेते कि खाने पीने की चीज़ सस्तियां हैं, नहीं है, बिजली गैस आसमान पर, सिर्फ चीनी और गंदम के 2 चीज़ों का 1 साल में आवाम पर इजाफी बोझ पता कितना पड़ा है? 330 अरब। बिल्कुल 330 अरब। 11 मरतबा इमरान खान साहब नोटिस ले चुके हैं, 5 वफाकी काबीना में महंगाई पर बात हो चुकी है, लेकिन आज भी हुकूमत में दौरा मेयार है, बन चुकी है, टाइगर फोर्स बन चुकी है। सही बात है। आज भी हुकूमत में टाइगर फोर्स बन चुकी है। काबीना को अच्छा हाँ, और आखिरी 2 आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि पिछली काबीना में पता चला है कि इस साल में जितनी भी गंदम पर काबीना को ब्रीफिंग्स दी गई वो सारी जाली अदादोशुमार पर थी। साल में चीनी पर जितनी भी ब्रीफिंग्स दे दी वो सारी जाली अदादोशुमार, इसीलिए एक्सपोर्ट कर दी और पता ही नहीं आपके पास स्टॉक कितने, और बाद में आपके पास स्टॉक नहीं होता और बाद में जखीरा अंदोज भी जो है ना वो भी माफिया सरगर्म हो जाता है और बाद में चीजें गायब हो जाती हैं। जाहिर है जब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई नहीं होगी तो चीजें तो खैर बढ़ी जाएंगी। मुझे ये बताएं, अपोजिशन का जो मकसद है हुकूमत को घर भेजना, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जलसे जुलूसों से जाहिर है कुछ माहौल तो बनता है, हुकूमतें तो नहीं गिरती। बिल्कुल ना भेजना चाहिए ना। इमरान खान रिजाइन करें खुद, नंबर 1, इन हाउस तब्दीली आए, नंबर 2 इनके पास एक ऑप्शन है आइन और कानून का, इस्तीफे सारे दे दें, उसके बाद जो सूरत हाल बनती है वो। इसके अलावा किसी चीज़ को ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना होनी चाहिए। मैंने आपको कहा कि मुझे पता है 2 करोड़ लोग 6 महीने में और गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। मिडिल क्लास सुकड़ गई है। गंदम रूस से, प्याज टमाटर ईरान से। लेकिन इसके बावजूद, और सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस परफॉर्मेंस हुकूमत का, लेकिन इसके बावजूद जब मैं एक तरफ देखता हूं क्या अपोजिशन उन्हीं मसाइल पे निकली हुई है जो मेरे मसाइल हैं, जो इस 95% के मसाइल हैं, नहीं निकली, नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत देखता हूं क्या ये सही ट्रैक पे है, नहीं है। हाँ, अब क्या करना चाहिए? अब ये है कि
ये गुजरांवाला का बहुत अच्छा जलसा, सब बड़े जलसे होंगे। उसके बाद इनका ख्याल है लॉन्ग मार्च करते रहे। उसके बाद धरना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये इससे अगर हुकूमत ने किसी मौका पर, जैसे ये गुजरांवाला जलसे में कहा, पुलिस गर्दी, FIR, तो हुकूमत मुश्किलात पैदा करेगी अपने लिए, कंटेनर्स, ये वो, भाई फिर मुश्किल होगी। क्यों? हाँ, अपने लिए सियासत को सियासत से डील करें, सब्र से, हिम्मत से, और वो उनका हक है जमहूरी, वो करें, विद इन कानून और आइन रहें तो करें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब मेरे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने निज़ाम में इस्लाहात लाने का दावा किया था, लेकिन अब जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो इन दावों के बिल्कुल ही उलट हैं, बरअक्स हैं। ज़राए का ये दावा है कि वफाकी हुकूमत ने मेरिट पर फैसले करने का पाबंद करने वाली सुप्रीम कोर्ट के 2016 में जारी करदा हुक्मनामे का एक तोड़ निकाला है, और वो ये है, इसके लिए 1 साल से वफाकी वज़रा कोशिशें भी कर रहे थे। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा एमपेक्स केस के फैसले में ये लिखा था कि वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म या एक वफाकी वज़ीर नहीं है, बल्कि पूरी वफाकी काबीना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्तलिफ वजारतों, कंपनियों और कॉरपोरेशन समेत तमाम सरकारी इदारों में जहाँ तकर्रुरियाँ होनी हैं, तबादले होने हैं और जो दीगर अहम फैसले होने हैं मुख्तलिफ मामलात को लेकर, उनकी मंजूरी वफाकी काबीना से लाजिम करार पाई थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस फैसले का मकसद वज़रा और हुकूमती शख्सियात को मनपसंद अफराद की तैनाती और अक़रबा परवरी से रोकते हुए मेरिट को और शफाफियत को लाजमी बनाना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बायस वफाकी काबीना में मौजूद तमाम अरकान किसी भी तकर्रुरी पर, तबादले पर और अगर किसी प्रोजेक्ट में किसी कंपनी को ठेका दिया जा रहा है, इससे मुतालिक कैबिनेट में सवालात उठाए जाते थे, जिसकी वजह से कई वज़रा अपने मनपसंद नताइज हासिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस फैसले के बावजूद 2019 तक खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का सिलसिला जारी रहा, जबकि अब गुज़श्ता महीने वफाकी काबीना ने 800 अफसरान और कंपनियों के सरबराहान की तकर्रुरी खिलाफ कानून करार दे दी थी। लेकिन अब वज़रा के पुरजोर मुतालबे पर मुख्तलिफ वजारतों और कंपनियों के कानून और कवायद में दर्ज लफ्ज़ वफाकी हुकूमत ख़त्म करके मुतल्लिका वज़ीर दर्ज करने की मंजूरी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। काबीना के इस इक़दाम की मंजूरी भी हासिल कर ली गई है। मतलब ये हुआ कि अब वफाकी काबीना के इख्तियारात जो है अब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को सौंप दिए गए, जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में शफाफियत और ज़ाहिर मेरिट पर भी बहुत से सवालात उठेंगे। इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा एमपेक्स केस में जो फैसला था कि वफाकी हुकूमत का मतलब सिर्फ वज़ीर आज़म या कोई एक वज़ीर नहीं है बल्कि पूरी वफाकी काबीना है, ज़ाहिर है इसका मकसद ये था कि दीगर जो फ़ैसले होते हैं मुख्तलिफ मामलात में, तकर्रुरियाँ अफसरान की, तबादले, इसमें पूरी काबीना का फ़ैसला शामिल होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कुछ मनपसंद अफराद की तैनाती के लिए मुख्तलिफ वज़रा जो है वो पहले भी कोशिशें करते रहे, अब भी कर रहे हैं। तो अभी जो कवानीन और ज़वाबित को बदला जा रहा है, क्या ऐसी खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों को और ऐसे फ़ैसलों को अदालत में चैलेंज भी किया जा सकता है? शाजिया, डेफिनेटली कोई भी इस इक़दाम को चैलेंज तो कर सकता है, लेकिन मामला ये है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तफ़ा एमपेक्स केस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को डिफ़ाइन कर दिया, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था बुनियादी तौर के ऊपर, जो उसकी स्पिरिट थी, जो उसकी जिस्ट थी, वो ये थी कि कोई भी बड़ा फैसला जब वफाकी हुकूमत करती है पूरे मुल्क के ऊपर उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं।
किसी कंपनी की एमडी की अपॉइंटमेंट होनी है, किसी डीजी की अपॉइंटमेंट होनी है, कोई ठेका अवार्ड करना है, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करनी है, तो एक फर्द वाहिद मुतलका वजीर उसके अंदर अपना रोल प्ले ना करे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना रोल प्ले ना करे, इसलिए कि उनकी ओपिनियन, उनका फैसला बाइस भी हो सकता है, नेपोटिज्म का शिकार भी हो सकता है। इसलिए इसको डिफाइन किया गया कि फेडरल कैबिनेट में बैठकर जहां पर तमाम अरकान मौजूद होते हैं वो अपनी आरा का इजहार करते हैं। और बहुत से ऐसे केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हमने ऑब्जर्व किए जहां पे एक वजीर ने, मुतलका वजारत के वजीर ने एक ब्लू आइड पर्सन को इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान उसको ज्यादा मार्क्स दिलवाए। जब मामला कैबिनेट के सामने पहुंचा, जिसकी वाज़ेह मिसाल एमडी पार्को की अपॉइंटमेंट है, जो नंबर 1 पे जिसको तो कहा गया था, कैबिनेट के अरकान ने सारे दस्तावेज का जायजा लिया तो नंबर 1 जो उम्मीदवार था उसको रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि कैबिनेट का एक चेक एंड बैलेंस था। इसी तरह और बहुत सी एग्जाम्पल दी जा सकती हैं। जैसे हमने बताया कि अपने ही प्रोग्राम में नाइट एडिशन में नाज़रीन को बताया था कि 800 लगभग ऐसे अफसरान हैं, सरकारी कंपनियों के सरबराहान हैं, जिनकी खिलाफ ज़ाब्ता अपॉइंटमेंट हुई और कबीना उनको इलीगल डिक्लेयर कर चुकी है। और बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है, उनकी रेटिफिकेशन उनकी नहीं की गई, वो मामला पेंडिंग है। लेकिन हुआ ये कि 1 साल से मुख्तलिफ वज़रा और एक अहम हुकूमती शख्सियत ये मुतालबा कर रही थी कि जितने कवानीन हैं, जितनी पॉलिसीज़ हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जहाँ पे वर्ड फेडरल गवर्नमेंट मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का दरमियानी रास्ता चूँकि निकालना था, तो वहाँ पर उसको डिलीट करके मुतलका वजीर या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मेंशन कर दिया जाए, ताकि कबीना से ये मामला बचाए जा सकें। और आप सुनकर हैरान होंगी कि बिल आखिर इस मामले की बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कबीना से मंजूरी हासिल कर ली गई है, जिसकी 3-4 बड़ी मिसालें हम दे सकते हैं जो नाइट एडिशन को मसूल होने वाले दस्तावेज हैं उनकी रोशनी में। पहला मामला तो यह है कि आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी वो खरीदते थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उससे मुतल्लिक एक 1961 का ऑर्डिनेंस है जहाँ पर फेडरल कैबिनेट मेंशन है। उस तमाम जगहों से फेडरल गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया है और वहाँ पर अब मिनिस्टर वर्ड मेंशन कर दिया गया है। इसी तरह वजारत ह्यूमन राइट्स के बहुत से रूल्स मतलब ये हुआ सुहेल के कोई भी वजीर अपनी वजारत से मुतालिका किसी अफसर को रखना चाहता है, निकालना चाहता है, तबादला करवाना चाहता है, वो मजाज होगा अपनी वजारत से मुतालिक फैसला करने का। कोई भी वजीर कैबिनेट में इस पर एतराज़ नहीं उठा सकता, इवन वजीर आजम भी एतराज़ नहीं उठा सकते। यही मकसद था वज़रा का, यही होने जा रहा है। जी बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट शाजिया, आपने बिल्कुल उसकी एक्यूरेट उसकी आपने इंटरप्रिटेशन की है। यही इकदाम किया गया है। अगरचे कि बहुत से ऐसे वज़रा, जैसे हम बात कर सकते हैं शेख रशीद साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, शीरी मज़ारी साहब हैं, ये 4 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो हर फेडरल कैबिनेट के अंदर जो भी पॉलिसी मेकिंग होती है, कोई लॉ आए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आए, तो वहाँ पर ये भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ उठाते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि हमें समरी दीजिए, हम पहले पढ़ सकें कि इसके अंदर मामला क्या है। जब एक कलेक्टिव विजडम वहां पे प्रिवेल करती है तो फिर एक बेहतरीन फैसला होता है। लेकिन इस सारी प्रैक्टिस से बहुत से वज़रा को प्रॉब्लम थी। उनके मनपसंद एमडी अपॉइंट नहीं हो पाते थे, उनके मनपसंद डीजी अपॉइंट नहीं हो पाते थे, उनके मनपसंद अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग मुतासिर होती थी। उनकी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो एकदम गलत था। लेकिन जो बहुत से लोग हुकूमती सिस्टम को गवर्न करना चाहते हैं वो समझते थे कि कैबिनेट का जो कैबिनेट में जाके मामला अप्रूव कराना था, ये एक बेहतरीन इकदाम था। क्योंकि अब अपने शफाफियत और मेरिट का जो पासदारी थी वो इंतहाई मफकूद हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर अब इंडिविजुअल एक फर्द वाहिद, कैबिनेट के बजाय फर्द वाहिद तमाम फैसले करेगा। वो गैस प्राइसिंग की नोटिफिकेशंस का मामला हो, बिजली के नोटिफिकेशंस हो, उसके साथ अपॉइंटमेंट्स के मामला हो, मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान की तयन का मामला हो, ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, तो अब ये मामला कैबिनेट में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मुतलका वजीर अपने इख्तियारात के तहत सारे काम सरंजाम। ना मेरिट रहेगा, ना शफाफियत रहेगी, सिर्फ सिफारिश होगी और नौकरी मिलेगी, कोई इंसाफ नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके एक और मैं एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। रिसेंटली 4 साल से नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 500 रुपए का मंसूबा है, उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे जिनके पास एक्टिंग चार्ज था 4 साल से, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जरीन साहब, उनकी अपॉइंटमेंट को कैबिनेट में गई कि आप गुज़श्ता चार्ज, चूंकि फेडरल कैबिनेट ने अप्रूवल नहीं दी थी और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के 2016 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वो तकर्री लीगल डिक्लेयर हुई। फ़रोग नसीम साहब ने उसके ऊपर कहा कि हम इसको रेटिफाई नहीं कर सकते और उनके फर्दर
एक्सटेंशन की समरी भी हालिया कैबिनेट के इजलास में रिजेक्ट कर दी गई। उनके गुज़श्ता 4 साल का टेन्योर भी इर्रेगुलर डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरह आप ऐसे केसेस हैं जिनको इर्रेगुलर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जब आप ये तरमीम कर रहे हैं और तमाम वजारतों में आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो फिर ऐसे किसी भी ब्लू आइड को इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताएं, तो फिर वो वुज़रा जो सवालात उठाते थे, वो कहते थे कि पहले समरी दिखाई जाए, अगर कोई गलत चीज़ हो रही है उस पर वो सवाल उठाते थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते थे, एतराज़ात लगाते थे। शेख रशीद हैं, मुराद सईद हैं, फवाद चौधरी हैं, शीरी मज़ारी है। तो जब ये समरी मंजूर करवाई गई तब इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। स्ट्रेंज। ये बड़ा देखें शॉकिंग था, चूंकि जब असूली तौर के ऊपर तो ये उनको डेफिनेटली उनको रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन हम इस हकीकत को भी हमें मद्देनज़र रखना होगा कि वुज़रा जब एक हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और दीगर वुज़रा इकट्ठे होकर एक किसी चीज़ की एक नई पॉलिसी लाना चाहते हैं, एक अपने रास्ते की जिसको वो रुकावट समझते हैं उसको हटाना चाहते हैं, तो बैक डोर वुज़रा के साथ बैठ के बातचीत की जाती है, उनको समझाया जाता है कि हाथ हौला रखिए। जब किसी न किसी तरीके से डेफिनेटली वो अपोजिशन के अरकान तो है नहीं, वो कैबिनेट का हिस्सा हैं और उनको समझाया जाता है। तो मुझे अपेरेंटली ये लगता है कि किसी न किसी तरीके से उनको कन्विंस किया गया है कि मामलात अब हमने चलाने हैं, आगे आने वाले दिन बड़े क्रूशल्स हैं, हर वजीर ने ऐसे फैसले करने हैं जो उससे और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को सूट करें, तो कैबिनेट में मामलात आएंगे तो हर कोई अपना रोल प्ले करेगा और मामलात नहीं हो सकेंगे। लिहाजा अब आप खामोशी रखिए। वो वुज़रा, वो तमाम लोग जो इस वोकल थे, जो इस मामले की सपोर्ट करते थे, अब वो खामोश रहे हैं और मंजूरी हासिल कर ली गई है। और वैसे भी हम देखते हैं जब कैबिनेट के अंदर 1-2 वुज़रा आवाज़ बुलंद कर दें लेकिन मेजोरिटी की राय प्रवेल कर जाए तो वो फैसला अप्रूव कंसीडर होता है। तो इस केस के अंदर भी यकीनी तौर पर शायद ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अब खबर यही है जो अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तोड़ निकाला गया है कि फेडरल कैबिनेट को ही कवानीन से, पॉलिसी से, रूल से, रेगुलेशन से लफ्ज़ ही हज़फ कर दिया जाए और वहाँ पर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे रिक्वायर्ड है वो लफ्ज़ शामिल कर दिया जाए, ताकि ये मामला ना कैबिनेट के पास जाए ना इसके ऊपर कोई एतराज़ करे। जो कबीना का मेंबर जो फैसला करना चाहता है, किसी को ठेका अवार्ड कराना चाहता है, किसी में उम्मीदवार को ज़्यादा नंबर दे के अपॉइंट करवाना चाहता है, ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहता है, तो वो बआसानी ये मामला सब कुछ विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ और रेगुलेशन कर सके। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से पाक फ़ौज ने मुल्क में से दहशत गर्दों समेत दहशत गर्दी की सोच का भी खात्मा भरपूर अंदाज से किया है, लेकिन अभी भी कुछ अनासिर मौजूद हैं जो मुल्क में फिर से बदअमनी फैलाना चाहते हैं। ऐसे ही हम दुश्मनों ने आज खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज और बलूचिस्तान के इलाके मकरान में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमले किए। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज पर होने वाली बारूदी सुरंग के हमले में पाक फ़ौज के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हुए, जबकि बलूचिस्तान में घात लगाए दहशत गर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 एहलकार शहीद हुए। ये दोनों वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक हैं, काबिल मज़म्मत हैं। हम अपने शहदा को खिराजे तहसीन पेश करते हैं जो हमारे बेहतर कल के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं। पूरी कौम का पाक फ़ौज को सलाम। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।